मैन्युफैक्चरिंग पे आते हैं, इंडस्ट्री पे, दुनिया में लगभग 1/4 सामान भारत में बन के जाते थे, तो ज़ाहिर-सी बात है उसका पैसा भी भारत में आता था। राल्फ फिच कहता है कि दुनिया से सोना-चांदी चक्कर काटते हुए सोने-चांदी के दलदल भारत में आके जमा हो जाती है। तो इंडस्ट्री में भी भारत ठीक-ठाक था, यहाँ के बुनकर इतने हाई क्लास के कपड़े बनाते थे कि रोमन एम्पायर भी उन कपड़ों को रखना चाहता था। यहाँ की मसलिन मसलिन हो गई, ढाका की मसलिन, मलमल हो गया और अन्य जो कपड़े इतने हाई क्वालिटी के हुआ करते थे कि लोगों को उन कपड़ों को ओन करना एक प्रेस्टीज की बात थी, एक स्टेटस सिंबल था। ज़ाहिर-सी बात है इस इकोनॉमी से तुलना कर पाना, इससे कम्पीट कर पाना दुनिया के किसी भी देश के बस में नहीं था और ख़ास करके ब्रिटेन के बस में तो कभी नहीं था जो दुनिया की 2 या 3% इकोनॉमी थी। तो ऐसे में जब ब्रिटेन यहाँ आता है, आता क्यों है? यहाँ के पैसे को कमाने, लूटने इसीलिए आता है। यानी यहाँ ह्यूज संपत्ति थी जिसको ट्रेड करने के लिए 1600 ईस्वी में एक कंपनी को चार्टर दिया जाता है। उस कंपनी के अधिकारी अकबर उस समय राजा था। आते हैं, अकबर से मिलते हैं, उसके दरबार में जाते हैं और उससे कहते हैं कि हुजूर हमको यहाँ ट्रेड करने की अनुमति दीजिए। हम यहाँ मसाला वगैरह बेचेंगे और यहाँ से जो प्रॉफिट मिलेगा सर, हमारा भी फ़ायदा होगा, आपके लोगों का भी फ़ायदा। अकबर के समय में परमिशन मिलती है, ट्रेड के काम में लगते हैं। जब यहाँ वो ट्रेड करते हैं तो यहाँ की समृद्धि देखते हैं, यहाँ की संपन्नता देखते हैं और उनका दिमाग घूम जाता है कि अरे! इतने समृद्ध देश पे यदि हम लोग अच्छे से ट्रेड और अच्छे से कंट्रोल कर लें, तो हम लोग बहुत ही अमीर हो सकते हैं, दुनिया के मोस्ट पावरफुल कंट्रीज़ हो सकते हैं। यही वो दौर था जब कोलोनियलिज़्म अपना पाँव पसार रहा था। उपनिवेशवाद अपना पाँव पसारा और भारत में ब्रिटेन की सत्ता का सहयोग कंपनी को मिला।